स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज हम फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है बीम्स। देखिए, पहली यूनिट में ही ये आपका एक टॉपिक है जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि बीम्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या होती है, टाइप्स ऑफ लोड क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ बीम क्या होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे टॉपिक कवर होंगे उसमें सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपको बीम के बाद आपका आएगा टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ लोड और उसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ बीम। ये चारों टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर देंगे बीम की कि बीम क्या होता है। देखिए, बीम के लिए लोड, बीम और सपोर्ट तीनों ही जरूरी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बीम को समझाते हैं कि बीम आपका है क्या। देखिए, आपका जो बीम है, द बीम इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज यूज्ड टू बियर डिफरेंट लोड। बीम क्या है आपका? बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर है विच इज यूज्ड टू बियर डिफरेंट लोड। जो कहाँ यूज होता है? अलग अलग तरह के लोड को बियर करने के लिए यूज होता है। इट रजिस्ट द वर्टिकल लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ये वर्टिकल लोड को, शियर फोर्स को और बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट कर सकता है या बियर कर सकता है। क्लियर है बेटा? अब देखिए, बीम इज ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग टू प्रोवाइड ए सेफ एंड इफिशिएंट लोड पाथ दैट इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट वेट थ्रू आउट द फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग। आपने देखा होगा कि जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाते हुए लिंटर जब डालते हैं, ऊपर की जो छत डालते हैं, उसमें हम बीम लगाते हैं। हम उसी बीम की बात कर रहे हैं। अब वो बीम क्यों लगाते हैं? वो बीम हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारा लिंटर का जो लोड है, जो छत का जो लोड है, वो उसे आराम से बियर कर सके। अब जो बीम जो हमारा लोड बियर करेगा, वो बीम से किस में चला जाता है? सपोर्ट में चला जाता है, फाउंडेशन में चला जाता है। फाउंडेशन मतलब जिसे हम नींव कहते हैं घर की। क्लियर है? अब देखिए, क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम इज मच स्मॉलर कंपेयर टू इट्स लेंथ। जो बीम का आपका लेंथ होगी, जो बीम की लेंथ होगी, वो जो उसकी अदर डायरेक्शन होगी, अदर डायरेक्शन का मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई होगी, उससे बहुत ही ज़्यादा होगी। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक डायग्राम बनाकर। जैसे कि ये बीम है आपका, ये क्या है आपका? ये बीम है। इस बीम पर क्या होगा? नीचे से सपोर्ट लगी हुई होगी इस तरह से, और ऊपर से आपका लोड लगा हुआ होगा। ये आ गया आपका। क्लियर है? तो बीम में मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो तीन चीज़ें हैं। एक ऊपर से जो लोड लग रहा है, एक नीचे से ये सपोर्ट लगी हुई है, ये लोड आ गया आपका, नीचे वाली सपोर्ट आ गई, और ये आ गया आपका बीम। अब जो ये बीम है, इस बीम में सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसकी लंबाई होगी, जो उसकी लेंथ एल होगी, वो इसकी चौड़ाई और इसकी मोटाई के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होगी। या कैसा कह सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई और इसकी जो मोटाई है, वो लंबाई के कंपेयर में बहुत कम होगी। इसलिए लास्ट वाला टॉपिक दिया है, क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम इज मच स्मॉलर कंपेयर टू इट्स लेंथ। क्रॉस सेक्शन जो बचेगा आपका, ये बचेगा। देखिए, इस तरह से ये वाला, इस तरह से ये बीम आ जाएगा। 3D की बात करूँ मैं अगर, ठीक है ना, तो ये क्रॉस सेक्शन बचेगा आपका। देखिए, आगे एक डायग्राम के थ्रू से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये आपको यहाँ पर बीम नज़र आ रहा होगा। ये जो आपको लग रहा है, ये आपका बीम है। ये क्या है? ये बीम है। इसकी लेंथ एल है। अब देखिए, अगर मान लिया आपको इसकी लंबाई बढ़ानी है बीम की, तो इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इसका सेम रहेगा, यानी इसकी चौड़ाई और इसकी मोटाई सेम रहेगी, और आप उसकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बीम की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई और उसकी मोटाई के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए, ये जो दोनों आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ये और ये होती है सपोर्ट। ये क्या होती है? सपोर्ट। और जो ये ऊपर ये लोड लगा हुआ है, जो कहते हैं लोड। तो यानी बीम को पढ़ने के लिए हमें तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या है, टाइप्स ऑफ लोड क्या है, और टाइप्स ऑफ बीम क्या है। तो देखिए, बीम का मैंने आपको बता दिया कि बीम क्या होता है। अब धीरे धीरे एक इसके अंदर आता है टॉपिक स्पैन, क्लियर स्पैन और इफेक्टिव स्पैन ऑफ ए बीम। देखिए, स्पैन क्या है? आपको भी मैंने बताया था कि जैसे बीम है आपका, इस बीम पर नीचे से क्या लगी रहती है? दोनों सिरों पर सपोर्ट लगी रहती है।
ठीक है, जिस पर बीम आपका टिका हुआ है। अब इन सपोर्ट के जो बीच की डिस्टेंस है, सपोर्ट से लेकर सपोर्ट की जो डिस्टेंस होगी L, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी स्पैन ऑफ द बीम। क्लियर है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू सपोर्ट ऑफ ए बीम इज कॉल्ड द स्पैन ऑफ द बीम। यानी दोनों सपोर्ट के बीच में जो आपकी डिस्टेंस है वो आपकी क्या कहलाएगी, स्पैन कहलाएगी। क्लियर है? सेकंड आता है इसके अंदर क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन, देखिए क्लियर स्पैन क्या है, इट इज द क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू सपोर्ट ऑफ ए बीम। देखिए क्लियर स्पैन का मतलब ये होता है कि जो आपको सपोर्ट नजर आ रही है, जब बाहर से हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो बाहर से हम स्ट्रक्चर को देखते हैं कि मान लिया एक सपोर्ट आपकी ये है और एक सपोर्ट आपकी ये है, इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। तो आपको जो नजर आएगा वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नजर आएगी, यहाँ से यहाँ तक की। लेकिन अगर मैं बात करूं, आपका बीम जो है, आपका बीम लगभग यहाँ तक इस दीवार के अंदर तक भी काम करता है, यानी एक लेंथ आपकी रहती है ये वाली। क्लियर है? अब ये जो अंदर वाली लेंथ है इसे कहूंगा मैं एल डैश, ये होगी आपकी इफेक्टिव स्पान ऑफ ए बीम। इफेक्टिव स्पान ऑफ ए बीम देखिए क्या होगा, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ वन सपोर्ट टू द सेंटर ऑफ द नेक्स्ट सपोर्ट। फॉर डिजाइन पर्पज द इफेक्टिव स्पान इज ऑलवेज कंसिडर्ड। एक डायग्राम के थ्रू देखिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये तीनों चीजें हैं क्या। देखिए यहां पर आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा, ये आपकी वाल हैं दोनों, ठीक है। ये से सपोर्ट भी कह सकते हैं, वाल भी कह सकते हैं, ये से मैं क्या कह सकता हूँ, सपोर्ट भी कह सकता हूँ। और जो आपका बीम है वो देखिए यहां से यहां तक आपका बीम है ये। क्लियर है? तो आपको जो नजर आएगा वो यहां से यहां तक जो नजर आ रही है कि भी एक सपोर्ट ये है और एक सपोर्ट ये है, तो ये तो होगी क्लियर स्पान जो आपको सीधी नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर के अंदर देखूंगा तो स्ट्रक्चर के अंदर आपको जो बीम है वो दीवार के मिडिल तक इस तरह से लगा हुआ होगा, ठीक है। तो दीवार का जो मिडिल होगा आपका, जहां तक आपका बीम लगा हुआ है उस पॉइंट से लेकर दूसरी डायरेक्शन में या दूसरी सपोर्ट में जहां तक आपका बीम लगा हुआ है वहां से वहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी आपकी इफेक्टिव स्पान। क्या कहलाएगी जी? इफेक्टिव स्पान। तो ये ध्यान रखना है आपको कि किसी भी बीम में जो आपको स्ट्रक्चर के बाहर से सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस नजर आ रही है वो कहलाएगी क्लियर स्पान, या स्पान भी कह सकते हैं इसे। और जो आपकी स्ट्रक्चर, जहां से आपका बीम का स्ट्रक्चर शुरू हुआ है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से इस बीम के स्ट्रक्चर के लास्ट पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी इफेक्टिव स्पान। तो इसमें आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि स्पान और क्लियर स्पान क्या है। स्पान और क्लियर स्पान तो एक ही चीज है, इफेक्टिव स्पान अलग होता है। क्लियर है बच्चों? अब देखिएगा आगे, अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ लोड पर कि लोड कितनी तरह के होते हैं। देखिए लोड की अगर हम बात करूं, आपको मैंने भी बताया है कि ये बीम है, इस बीम पर नीचे सपोर्ट लगी हुई होगी और ऊपर आपकी क्या लगी हुई होगी, ऊपर आपके लोड लगे हुए होंगे। क्लियर है? तो तीन चीजें हैं, सपोर्ट, लोड और बीम। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा, लोड की। पहले लोड को पढ़ लेते हैं कि लोड कितने तरह के होते हैं। देखिए 4 तरह के लोड होंगे आपके जो बीम पर लगते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोड होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन बीम पर जनरली जो हम पढ़ेंगे वो 4 ही तरह के लोड पढ़ेंगे। सबसे पहला आएगा पॉइंट और कंसंट्रेटेड लोड, फिर आएगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसे शॉर्ट में यूडीएल भी कहते हैं, फिर आएगा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जिसे शॉर्ट में यूवीएल कहते हैं, और फिर आएगा आपका एक्सटर्नल मूवमेंट। एक एक को समझेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात आती है पॉइंट और कंसंट्रेटेड लोड की। किसकी आती है जी? पॉइंट और कंसंट्रेटेड लोड। देखिए पॉइंट और कंसंट्रेटेड लोड क्या है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है आपको कि ऐसा लोड जो किसी एक पॉइंट पर लगा हो या ऐसा लोड जो किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो, वो क्या कहलाएगा आपका पॉइंट या कंसंट्रेटेड लोड कहलाएगा। नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, एक कंसंट्रेटेड लोड इज द वन विच एक्ट ओवर ए स्मॉल लेंथ। यानी कंसंट्रेटेड लोड वो लोड है जो एक छोटी सी लेंथ पर वर्क कर रहा है। छोटी सी लेंथ का मतलब होता है पॉइंट पर। डेट इज एज्यूम टू एक्ट एट ए पॉइंट। यानी हम उसे क्या एज्यूम कर रहे हैं कि आपका लोड किसी एक पॉइंट पर
काम कर रहा है। प्रैक्टिकली ए पॉइंट लोड कैन नॉट बी प्लेस एज नाइफ एज कॉन्टैक्ट बट द कैलकुलेशन पर्पज वी कंसिडर दैट लोड इज बीइंग ट्रांसमिटेड एट ए पॉइंट। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, जैसे ये बीम है आपका, इधर से देखिए कि बीम पर जो आपका लोड लगा रहता है पॉइंट लोड, वो लगभग इतने एरिया पर होगा, ठीक है नहीं, कुछ ना कुछ एरिया वो कवर करेगा, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम यही मानते हैं कि वो किसी पॉइंट पर काम कर रहा है, पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये आपको डायग्राम नज़र आ रहा होगा, ये 25 किलो न्यूटन का लोड लगा है, ये इस पॉइंट पर लगा है, ठीक है नहीं, ये 50 किलो न्यूटन का लोड लगा है, ये भी एक पॉइंट पर लगा है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट आपका बी है, तो 25 किलो न्यूटन का लोड ए पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है और 50 किलो न्यूटन का लोड आपका बी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 25 किलो न्यूटन और 50 किलो न्यूटन का जो लोड है ये आपका पॉइंट लोड है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम बीम के न्यूमेरिकल करेंगे तो जैसे यहाँ पर ये दोनों के दोनों लोड वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी फोर्स आपके इस तरह से भी हो सकते हैं, इंक्लाइंड फोर्स, जैसे मान लिया ये एंगल आ गया 30 डिग्री और ये आ गया आपका 50 किलो न्यूटन। अब कैलकुलेशन करते समय ये जो लोड है आपका इंक्लाइंड है, हमें इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, हम तभी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा 50 cos 30 और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा यहाँ पर 50 sin 30। ये सब चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ कि इंक्लाइंड फोर्स के रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, कंपोनेंट कैसे करते हैं। तो बस आपको पॉइंट लोड में यही ध्यान रखना है कि पॉइंट लोड अगर आपका वर्टिकली काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्टिकली में क्या होता है, वर्टिकली में आप जानते हैं अपवर्ड जाएगा तो प्लस का, डाउनवर्ड जाएगा तो माइनस का। लेकिन अगर इंक्लाइंड फोर्स लगा हुआ होगा तो पहले हमें इंक्लाइंड फोर्स के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, कंपोनेंट लेने के बाद ही मैं उसे आगे सोल्व करूँगा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा आप पॉइंट लोड में। सेकंड आता है देखिए आपका यूडीएल। क्या आता है जी? यूडीएल। यूडीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। देखिए नाम से ही अगर मैं इसे पहचानने की कोशिश करूं, यूनिफॉर्मली का मतलब होता है एक जैसा, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होता है बटा हुआ, ठीक है नहीं, यानी ऐसा लोड जो एक जैसा या समान रूप से बटा हुआ हो उसे कहेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्लियर है? तो देखिए ए डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट ओवर ए फाइनाइट लेंथ ऑफ द बीम। जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है आपका वो किसी एक पर्टिकुलर लेंथ पर काम करेगा, ये किसी एक पॉइंट पर काम ना करके किसी पर्टिकुलर लेंथ पर काम करेगा। ए डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में बी यूनिफॉर्मली, और ये लोड आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सच लोड आर मेजर्ड बाय देयर इंटेंसिटी विच इज एक्सप्रेस बाय द फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस ऑफ द बीम। इसका मतलब देखिए समझिएगा क्या है। जैसे मैं अभी पीछे बात करूं, पीछे मैंने अभी आपको बताया था पॉइंट लोड। पॉइंट लोड में अगर आप देखेंगे जो लोड लगा हुआ था वो कैसे लगा हुआ था, 25 किलो न्यूटन या 50 किलो न्यूटन। आपको पता है जो फोर्स होता है, जो लोड होता है, उसकी यूनिट होती है न्यूटन या किलो न्यूटन। तो यहाँ पर न्यूटन में दिया गया है, लेकिन जो आपका यूडीएल होगा, यूडीएल आपका किलो न्यूटन में नहीं होगा। आपका यूडीएल जो होगा देखिए वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 किलो न्यूटन पर मीटर या 15 किलो न्यूटन पर मीटर। वो इस तरह से देख के रखेगा कि 1 मीटर में कितना यूडीएल लगा है, पर मीटर के हिसाब से देगा। जैसे कि मैं यूडीएल की देखिए बात करता हूँ, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये 20 मीटर की डिस्टेंस है, इस 20 मीटर की डिस्टेंस में आपका कितना लोड काम कर रहा है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ये यूडीएल है। यूडीएल देखिए एक रेक्टेंगुलर शेप में लगा हुआ होता है, ये ऐसे भी हो सकता है। देखिए कभी कभी बीम में इस तरह से भी आपका यूडीएल लगा हुआ हो सकता है, ये भी शेप हो सकती है, इस तरह से भी शेप में लगा हुआ हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोनों ही शेप किसकी हैं, यूडीएल की हैं। क्लियर है? अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमारा जो बीम पर लोड है वो कितना है। देखिए यहाँ पर देखिए ये है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी 1 मीटर में 10 किलो न्यूटन का लोड लगा है। और ये जो टोटल फैला कितनी डिस्टेंस में है, ये यूडीएल आपका फैला हुआ है 20 मीटर में। तो टोटल लोड आ जाएगा भाई 1 मीटर में लगा है 10 किलो न्यूटन, तो 20 मीटर में कितना लगेगा, देखिए 10 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 20 मीटर, ये टोटल लोड आ जाएगा। तो मीटर से तो मीटर कैंसिल हो गया, अब ये क्या बचा आपका, ये आ गया जी 200 किलो न्यूटन। तो इस तरह से मैं टोटल लोड निकाल सकता हूँ। जो जितना यूडीएल लगा है उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा
कि जितनी लेंथ में आपका यूडीएल लगा हुआ होगा। तो वहां से मेरा लोड अब आ जाएगा किलो न्यूटन में। अब ये 200 किलो न्यूटन किस पॉइंट पर काम करेगा? देखिए यहां से आपका यूडीएल यहां से लेकर यहां तक लगा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक लगा हुआ है 20 मीटर में। तो यूडीएल हमेशा जितनी लेंथ पर फैला हुआ होगा उसके मिडिल पॉइंट पर काम करेगा। कैसे? मान लिया यहाँ काम कर रहा है ये, भाई यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई? वो हो गई 10 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? वो भी हो गई 10 मीटर। ठीक है ना? तो जो जहाँ से जहाँ तक आपका यूडीएल फैला हुआ है उसके मिडिल में आपका क्या काम करेगा? यूडीएल काम करेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये हो गया आपका यूडीएल। इधर देखिएगा, जैसे देखिए ये है 15 किलो न्यूटन पर मीटर। कितनी डिस्टेंस में फैला है? 25 मीटर में। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा? 15 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 25 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल करेंगे तो 15 इंटू 25 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 375, यानी ये आ गया आपका 375 किलो न्यूटन। यानी यहाँ से यहाँ तक जो लोड लगा है, ये पूरा जो लोड लगा है आपका, ये 375 किलो न्यूटन का लोड है। और ये कहाँ काम करेगा? ये जो 25 मीटर की आपको डिस्टेंस दिख रही है इसके मिडिल में। मिडिल का मतलब इसे दो पार्ट में डिवाइड करूंगा मैं इस तरह से कि ये 12.5 मीटर और ये भी 12.5 मीटर। तो मिडिल पॉइंट आएगा आपका ये। तो यहाँ पर ये काम करेगा 375 किलो न्यूटन। मैं इस यूडीएल को हटाकर ये भी दिखा सकता हूँ कि इस ये मिडिल में कितना काम कर रहा है? 375 किलो न्यूटन। तो ये ध्यान रखिएगा, यूडीएल हमेशा जहाँ से जहाँ तक यूडीएल लगा है उसके सेंटर में काम करेगा। और यूडीएल का टोटल लोड निकालने के लिए जो किलो न्यूटन पर मीटर दिया है उसमें डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो 15 किलो न्यूटन पर मीटर दिया है ये केवल 1 मीटर में लगने वाली लोड की इंटेंसिटी है, ये टोटल लोड की इंटेंसिटी नहीं है। अब चलते हैं देखिए यूवीएल पर। यूवीएल होता है आपका, देखिए यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। नाम से पता चल रहा है। देखिए यूनिफॉर्मली का मतलब एक समान, वेरिंग मतलब होता है बढ़ता हुआ या घटता हुआ। ठीक है नहीं? तो ऐसा लोड जो एक समान रूप से बढ़ रहा हो वो कहलाएगा आपका यूवीएल। देखिए जो इसकी यूवीएल की शेप होती है वो होती है ट्राइंगुलर शेप, जैसे एक त्रिभुज बना हुआ होता है इस तरह से आपका ये यूवीएल होगा। ठीक है ना? ये देखिए यहाँ पर तो जीरो है लोड, लेकिन धीरे धीरे जीरो से वो क्या है? बढ़ता जा रहा है। और इसकी जो यूनिट होगी वो भी ऐसे ही होगी जैसे 400 न्यूटन पर मीटर। जैसे यूडीएल की यूनिट थी कि एक यूनिट में कितना लोड लगा है, ऐसे ही यूवीएल भी दे के रखेगा। ठीक है, देखिए पढ़ लेते हैं। ए लोड इज स्प्रेड ओवर ए बीम इन सच ए वे दैट इट वेरी यूनिफॉर्मली ऑन इच यूनिट लेंथ, इट इज नोन एज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। क्लियर है? यानी ऐसा लोड जो बीम पर यूनिफॉर्मली वेरी करता हुआ बढ़ रहा हो। क्लियर है? सम टाइम द लोड इज जीरो एट वन एंड एंड इंक्रीज यूनिफॉर्मली टू द अदर। देखिए जैसे यहाँ पर ये बीम पर आपको एक ट्राइंगुलर नजर आ रहा होगा, इस पॉइंट पर लोड आपका जीरो है और यहाँ से यहाँ तक ऊपर की ओर जाते हुए आपका लोड बढ़ता चला गया। कितना हो गया? यहाँ तक, यहाँ आकर आपको जो लोड हो गया ये हो गया 400 न्यूटन पर मीटर। क्लियर है? सच लोड इज नोन एज ट्राइंगुलर लोड। इन्हें ट्राइंगुलर लोड भी कहते हैं और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी कहते हैं, और शॉर्ट में से कहेंगे यूवीएल। ठीक है? अब ये आता है कि भाई चलो ये तो लग गया, यहाँ पर कितनी दूरी में लगा है? ये यूवीएल आपका 3 मीटर की दूरी में लगा हुआ है। अब जो 3 मीटर की दूरी में लगा हुआ है तो टोटल लोड कितना होगा? तो टोटल लोड कितना आएगा? जो टोटल यूवीएल है आपका वो आएगा आपका, देखिए इस ट्राइंगुलर का एरिया। ट्राइंगुलर का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ट्राइंगुलर का बेस कितना है? 3। भाई यहाँ से यहाँ तक ए पॉइंट से लेकर, यानी यहाँ से ए पॉइंट से कह देता हूँ मैं, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक आपकी डिस्टेंस कितनी है? बेस कितना है? 3 है। और उसकी हाइट कितनी हो गई? जो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है लोड की, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी लास्ट पॉइंट पर होगी। ये कितनी है? ये तो था 3 मीटर इंटू 400 न्यूटन पर मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। देखिए ये बचेगा आपका 600 न्यूटन। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 600 न्यूटन। यानी टोटल जो यूवीएल है आपका वो 600 न्यूटन का है। क्लियर है? ए से लेकर बी तक जो आपका यूवीएल लगा है उसकी इंटेंसिटी आ गई जी 600 न्यूटन। अब वो 600 न्यूटन कहाँ काम करेगा? यानी हर फोर्स आपको पता है किसी एक सिंगल पॉइंट पर काम करता है,
जैसे यूडीएल मिडिल में काम कर रहा था, ऐसे ही यूवीएल भी आपका कहीं ना कहीं ए से लेकर बी तक किसी पॉइंट पर बीच में काम करेगा। अब वो पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखिए उस पॉइंट का देखिए, आप देखिएगा एक पॉइंट पर तो आपका यूवीएल 0 है और दूसरी पॉइंट पर आपका यूवीएल मैक्सिमम है। तो जिधर से आपका यूवीएल 0 होगा, जिधर से आपका यूवीएल 0 होगा, वहां से हम क्या करेंगे, वहां से बेस का 2/3 करेंगे। क्या करेंगे, बेस का 2/3। और जिधर से आपका मैक्सिमम होगा वहां से बेस का 1/3 करेंगे। ठीक है ना। तो जो पॉइंट आएगा वो उस पॉइंट पर आपका टोटल लोड यानी 600 न्यूटन का जो लोड है वो काम करेगा, यानी आपका जो लोड है वो ये आ जाएगा इस पॉइंट पर यहाँ 600 न्यूटन। क्लियर है। तो ये बेस का 2/3 कितना आ जाएगा, देखिए 3 का 2/3, 3 का 2/3 आ जाएगा 2 मीटर और 3 का 1/3 आ जाएगा 1 मीटर। यानी जो आपका ये 600 न्यूटन का जो लोड है वो कहाँ से, जहाँ से आपका यूवीएल 0 है वहाँ से 2 मीटर की दूरी पर काम कर रहा है, और जहाँ से यूवीएल आपका कितना है, जहाँ से यूवीएल आपका मैक्सिमम है वहाँ से 1 मीटर की दूरी पर काम कर रहा है। क्लियर है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि यूवीएल में हम जो पॉइंट निकालते हैं कि किस पॉइंट पर आपका लोड लगा हुआ है, उसमें क्या करेंगे, जहाँ पर आपका मिनिमम है 0 है आपका यूवीएल, वहाँ से बेस का 2/3, और जहाँ से यूवीएल मैक्सिमम है वहाँ से बेस का 1/3। तो ये हो गया आपका यूवीएल। 3 लोड हम आपको पढ़ा चुके हैं अब तक। पहले पढ़ा है हमने पॉइंट लोड, फिर यूवीएल, फिर यूडीएल, फिर यूवीएल। नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्नल मूवमेंट। क्या आता है जी, एक्सटर्नल मूवमेंट आता है। अब देखिए एक्सटर्नल मूवमेंट क्या होता है आपका। एक्सटर्नल मूवमेंट पे देखिए, ए बीम में बी सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल मूवमेंट एट सर्टेन पॉइंट। आपको बीम पर देखिए इस तरह से मूवमेंट लगे हुए मिलेंगे, इस तरह से कहीं भी लगे हुए हो सकते हैं। और मूवमेंट हमेशा आपको पता है, मूवमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी मूवमेंट की यूनिट होगी न्यूटन मीटर या किलो न्यूटन मीटर, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है नहीं, यानी उसमें ऑलरेडी डिस्टेंस की मल्टीप्लाई हुई हुई है। ठीक है ना, उसमें ऑलरेडी फोर्स में डिस्टेंस की मल्टीप्लाई हुई होगी। क्लियर है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बीम में 800 न्यूटन मीटर का एक मूवमेंट लगा है और जिसकी डायरेक्शन कैसी है जी, एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर है। या यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 किलो न्यूटन पर मीटर का मूवमेंट लगा है जिसकी डायरेक्शन कैसी है जी, क्लॉकवाइज है। अब जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करते समय हम जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उसे पॉजिटिव लेंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उसे निगेटिव लेंगे। इतना ध्यान रखना है। जो घड़ी की दिशा में घूम रहा होगा आपका मूवमेंट उसे पॉजिटिव लेंगे और जो घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा होगा उसे हम निगेटिव लेंगे। तो ये थे आपके 4 टाइप लोड के, चारों में आपको बता चुका हूँ। सबसे पहला पॉइंट लोड, फिर यूडीएल, फिर यूवीएल, फिर एक्सटर्नल मूवमेंट। बीम पर ये चारों ही लोड आपको लगे हुए मिलेंगे, इनसे अलावा कोई लोड आपको लगा हुआ नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट आता है देखिए इसके बाद टाइप्स ऑफ सपोर्ट। अब हम करते हैं देखिए सपोर्ट के बाद। अभी हमने आपको बताया था कि जो बीम होता है आपका, बीम किसी ना किसी सपोर्ट पर टिका हुआ होता है, तो ये होती हैं आपके टाइप्स ऑफ सपोर्ट। क्लियर है। अब एक एक सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए 4 तरह की सपोर्ट होंगी आपकी, या तो सिंपल सपोर्ट होगी, या रोलर सपोर्ट होगी, या हिंज और पिन, हिंज भी कह सकते हैं, पिन सपोर्ट भी कह सकते हैं, या आपकी फिक्स सपोर्ट होगी। तो 4 तरह की सपोर्ट होंगी। किस सपोर्ट में किस तरह की रिएक्शन लगेगी वो देखते हैं। हम क्या करते हैं देखिए, जैसे कि आपकी ये इस तरह की सपोर्ट लगी हुई है, इस सपोर्ट को हटाकर उसे रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें ये सीखना है कि किस सपोर्ट को किस तरह से रिएक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे, इस पर ध्यान देना है, क्योंकि जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तब यही चीज़ें काम आएंगी आपकी। देखिए सबसे पहला आता है सिंपल सपोर्ट। क्या आता है जी, सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट देखिए मैं आपको पहले डायग्राम से समझा देता हूँ। सिंपल सपोर्ट कैसी होगी आपकी, एरो की फॉर्म में, इस तरह से नीचे बीम के नीचे एरो लगी हुई होगी, उसे हम सिंपल सपोर्ट कहेंगे। अगर आपको कहीं भी एक एरो नज़र आ रही है बीम के नीचे से लगी हुई, तो वो होगी आपकी सिंपल सपोर्ट। और सिंपल सपोर्ट जो होगी आपकी वो हमेशा 90 डिग्री पर काम करेगी। कैसे काम करेगी जी, 90 डिग्री पर काम करेगी बीम के। क्लियर है। जैसे ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है,
तो इस सपोर्ट को मैं कह दूंगा यहाँ पर रिएक्शन लग रही है आर ए और यहाँ पर रिएक्शन लग रही है आर बी। जो भी पॉइंट होगा आर के साथ उसे लिखेंगे, जैसे आर ए आर बी। तो इस तरह से हम सिंपल सपोर्ट को रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सपोर्ट के लिए क्या कहा है, इफ द बीम रेस्ट सिंपली ऑन ए सपोर्ट इट इज कॉल्ड ए सिंपल सपोर्ट। अगर आपका बीम सिंपली किसी सपोर्ट पर रेस्ट कर रहा है तो वो आपकी सिंपल सपोर्ट कहलाएगी। सिंपल सपोर्ट का सिंबल क्या होता है, एरो लगी हुई होगी और उस एरो को ही मैं क्या कहूँगा, सिंपल सपोर्ट कहूँगा। क्लियर है। इन सच केस द रिएक्शन एट सपोर्ट इज एट राइट एंगल टू द सपोर्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि इस केस में आपकी जो रिएक्शन लगेगी, जो हम सपोर्ट को रिएक्शन बना देंगे और वो रिएक्शन आपकी हमेशा बीम के 90 डिग्री पर या राइट एंगल पर काम करेगी। क्लियर है। द बीम इज फ्री टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इट एक्सिस एंड ऑल्सो इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट द सपोर्ट। आपका जो बीम है, जब भी सिंपल सपोर्ट लगी हुई होगी तो आपका बीम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है और सपोर्ट के जो सपोर्ट है आपकी उसके अबाउट रोटेट भी कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा आप कि आपका बीम सिंपल सपोर्ट में किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री रहता है और रोटेट करने के लिए भी फ्री रहता है। क्लियर है। तो ये हो गई आपकी सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट में इतनी बात ध्यान रखिएगा बस कि जो हमारी रिएक्शन लगेगी वो एरो की फॉर्म में लगी हुई होगी और उस एरो को मैं क्या करूँगा, उस एरो को मैं रिएक्शन में कन्वर्ट करूँगा। जैसे ए पॉइंट पर जो एरो है उसे आर ए कह दूंगा, बी पॉइंट पर जो एरो है उसे आर बी कह दूंगा और ये रिएक्शन हमेशा बीम के 90 डिग्री पर या राइट एंगल पर लगेगी। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे कि भाई लोड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं या सपोर्ट को रिएक्शन में कैसे बदलते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए बेसिक अपना क्लियर करते चले। नेक्स्ट आता है देखिए रोलर सपोर्ट। नेक्स्ट क्या आता है जी, रोलर सपोर्ट। देखिए रोलर सपोर्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। रोलर सपोर्ट आप किस तरह की होगी, बीम के नीचे एक रोलर लगा हुआ होगा और रोलर किसी ना किसी बेस पर रखा हुआ होगा, या इस तरह से भी सिंबल हो सकता है आपका। इस तरह से एक त्रिभुज बना हुआ होगा, उसके नीचे रोलर लगे हुए होंगे और फिर रोलर किसी बेस पर इस तरह से रखा हुआ होगा। तो किसी भी तरह का सिंबल हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। देखिए ये आपका हो गया जी रोलर सपोर्ट। ये क्या आ गई, ये रोलर सपोर्ट आ गई। तीनों में से कोई सा भी सिंबल हो सकता है। अब देखिए इन दिस केस बीम एंड इज सपोर्टेड ऑन रोलर। इस केस में आपका जो बीम का एंड है वो किसी रोलर पर टिका हुआ होगा। द रिएक्शन इज नॉर्मल टू द सपोर्ट एट रोलर सपोर्ट बीम इज फ्री टू मूव अलोंग द सपोर्ट एंड रोटेट अबाउट द सपोर्ट ऑल्सो। जैसे कि मैंने भी आपको सिंपल सपोर्ट में बताया था कि सिंपल सपोर्ट में बीम जो है वो मूव करने के लिए फ्री है और रोटेट करने के लिए भी फ्री है। सेम कंडीशन आपकी रोलर में रहेगी। रोलर में भी आपका जो बीम है वो मूव भी कर सकता है और रोटेट भी कर सकता है। क्लियर है नहीं। अब देखिए जो रोलर सपोर्ट है इसे रिएक्शन में कैसे बदलते हैं। देखिए आपके जो रोलर हैं, ये रोलर जिस बेस पर आपके टिके हुए हैं, रोलर किस बेस पर टिके हुए हैं, इस बेस पर, तो हमेशा रिएक्शन इस बेस के राइट एंगल पर लगेगी। जैसे इस बेस का राइट एंगल ये आ गया, ये कहलाएगी आर बी। जैसे ये है आपका, तो इस बेस के राइट एंगल इन 90 डिग्री पर आ जाएगा आर ए। यहाँ पर मान लीजिए सी पॉइंट है तो इस बीम पर ही आ जाएगी आर सी। तो ध्यान रखिएगा रोलर सपोर्ट में आपके रोलर जिस बेस पर टिके हुए हैं हमेशा रिएक्शन उस बेस के 90 डिग्री पर लगेगी। ऐसे भी हो सकता है, देखिए कभी कभी मैं आपको बता दूं, जैसे मान लिया ये आपका इस तरह से भी हो सकता है। ये देखिए इस बार यहाँ तो आपको ये जो बेस है ये हॉरिजॉन्टली नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ बेस आपके हॉरिजॉन्टली ना होकर कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जी आपके इनक्लाइंड। जैसे ये इनक्लाइंड लाइन है जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इस पर जो रिएक्शन लगेगी, इस पर रिएक्शन लगेगी इस तरह से, यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और ये कितना एंगल बनाएगी, देखिए यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे तो ये 30, ये 90, तो ये कितना बचेगा 60। तो यहाँ पर जो रिएक्शन लगेगी ए पॉइंट पर, इसे मैं कहूँगा आर ए, वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्लियर है। तो इस तरह के केस में हम क्या करेंगे, अगर आपकी इंक्लाइंड रिएक्शन लगी हुई होगी तो उसका यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेंगे और एक वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा आर ए कोस 60, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा आर ए साइन 60।
क्लियर है। तो रोलर सपोर्ट में आप ध्यान रखिएगा, रोलर सपोर्ट में जो रिएक्शन लगेगी वो जिस लाइन पर आपके रोलर टिके हुए होंगे, जिस लाइन पर आपके रोलर रखे हुए होंगे, उस रोलर के 90 डिग्री पर एक्ट करेगी। तो इस तरह से हम सपोर्ट को रिएक्शन में बदल सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी हिंज सपोर्ट। क्या आती है जी? हिंज सपोर्ट। देखिए हिंज सपोर्ट कैसी होगी आपकी, अगर मैं रोलर सपोर्ट के नीचे से रोलर को निकाल लूँ तो कैसी बचेगी? इस तरह से रिएक्शन बचेगी आपकी, यही तो बचेगी। तो ये कहलाएगी आपकी हिंज सपोर्ट। क्या कहलाएगी? हिंज सपोर्ट कहलाएगी। और हिंज सपोर्ट में क्या होगा आपका, हिंज सपोर्ट में आपके रोलर नहीं लगे हुए होंगे, एक ट्रायंगुलर लगा हुआ होगा और उस पर आपकी हिंज सपोर्ट लगी हुई होगी। या ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए इस तरह से भी हो सकती है, जिसे पिन सपोर्ट भी कहते हैं, इस तरह से भी हो सकती है। क्लियर है। तो दोनों में से कोई सा भी सिंबल बना हुआ हो सकता है, लेकिन उसमें रोलर नहीं होंगे। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं पहले हिंज सपोर्ट के। एट ए हिंज सपोर्ट ए बीम कैन नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। हिंज सपोर्ट में आपका जो बीम है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। जैसे कि रोलर और सिंपल सपोर्ट में आपका बीम मूव कर सकता था, इसमें मूव नहीं करेगा, बट इट कैन रोटेट अबाउट द सपोर्ट। लेकिन ये सपोर्ट के अबाउट रोटेट कर सकता है। जैसे पहले सिंपल और आपका रोलर सपोर्ट में आपका मूव कर रहा, सपोर्ट में आपका क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था, इस तरह से इसमें भी वो रोटेट कर लेगा। क्लियर है। लेकिन मूव नहीं करेगा। रोटेट कर सकता है, मूव नहीं करेगा। द सपोर्ट विल नॉट डेवलप द रेजिस्टिंग मूवमेंट बट इट कैन डेवलप रिएक्शन इन एनी डायरेक्शन। इसकी जो रिएक्शन लगेगी वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। जैसे हमने भी आपको बताया था पीछे कि भी 90 डिग्री पर लग रही है, इसमें 90 डिग्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें किसी भी एंगल पर किसी भी डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन काम कर सकती है। जैसे ए पॉइंट पर देखिए यहाँ पर यह है, तो इसमें जो मैं लगाता हूँ इस तरह से रिएक्शन लगाता हूँ हमेशा। जो आपका ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल में जो इसकी साइड है इसे बढ़ाते हुए अंदर एरो लगाते हुए ये आ जाएगा आर है। ठीक है नहीं। अब ये इंक्लाइंड होगी भाई, अब मुझे इसका एंगल तो पता नहीं कि किस डायरेक्शन में लगी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे सोल्व करने के लिए इसे दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच ए और एक वर्टिकल कंपोनेंट वी ए। क्लियर है। और जो इसकी डायरेक्शन मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि इसने हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया। ठीक है। देखिए यही कहा इसने, द रिएक्शन कैन स्प्लिट इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस। ठीक है नहीं। यानी इस आर ए की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, आर ए देखिए इंक्लाइंड है आपका, तो इसे मैं ऐसे तो फाइंड आउट कर नहीं सकता जब तक मैं इसके कंपोनेंट नहीं लूँगा। तो कंपोनेंट लेने के लिए मैंने एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया एच ए और एक वर्टिकल कंपोनेंट लिया वी। क्लियर है। तो यहाँ पर एच ए और वी ए को कैलकुलेट करूँगा मैं, और बाद में फिर आर ए निकालूंगा। आर ए इजिक्वल टू अंडर रूट एच ए का स्क्वायर प्लस वी ए का स्क्वायर। क्लियर है। और जो थीटा ए है इसकी वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट कर लूँगा, टेन इनवर्स वी ए अपॉन एच ए। यहाँ से मैं सीधा सीधा इस तरह से डायरेक्ट रिएक्शन निकाल सकता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, हिंज सपोर्ट में आपकी जो रिएक्शन होगी वो किसी भी एंगल पर लगी हुई हो सकती है, कोई एंगल उसमें दिया नहीं होगा। उसमें फिर हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, और हॉरिजॉन्टल से उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेंगे एच ए और वर्टिकल कंपोनेंट मान लेंगे वी ए। ये एच ए देखिए क्या है, एच ए है आपका, कभी आपको लगे कि सर हम तो कंपोनेंट ऐसे लिखते थे कि आर ए कोस थीटा आर ए साइन थीटा, तो ये वही है। एच ए है आपका आर ए कोस थीटा है, और आपका जो वी ए है वो क्या है, आर ए साइन थीटा है। लेकिन हम एच ए वी ए कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम उसे एच ए और वी ए लिख लेते हैं। आपका एच ए वी ए से ही डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आर ए निकालेंगे अंडर रूट एच ए स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर से, और थीटा ए निकालेंगे टेन इनवर्स वी ए अपॉन एच ए से। देखिए जैसे ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट पर रिएक्शन कैसे लगाऊंगा, बाहर से अंदर की ओर, बीम के बाहर से अंदर की ओर, ये हो जाएगा आर बी। फिर इसका कंपोनेंट लूंगा एच बी, और यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा वी बी, और ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा बी। तो इस तरह से आप हिंज सपोर्ट को रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं देखिए आपकी फिक्स सपोर्ट पर। फोर्थ क्या आता है आपका, फोर्थ आती है जी आपकी फिक्स सपोर्ट। देखिए नाम से पता चल रहा है, ऐसी सपोर्ट जो फिक्स हो। फिक्स का मतलब देखिए इस तरह से ऐसी होगी, देखिए यहाँ पर ये बीम है आपका, और ये आपकी सपोर्ट है, ये आपकी क्या है जी, सपोर्ट है। ठीक है भाई। तो ये हो गया आपकी फिक्स सपोर्ट।
अब इन सच केस द बीम कैन नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, इन सच केस द बीम कैन नॉट रोटेट अबाउट द सपोर्ट। जब ये फिक्स हो गया तो ना तो ये मूव कर सकता ना ही रोटेट कर सकता। देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो आपकी सिंपल और रोलर सपोर्ट है उसमें मूव भी कर सकता है और रोटेट भी कर सकता है। फिर जैसे ही हमने हिंज सपोर्ट लगाई तो वहां पर मूव पर ब्रेक लग गया, मूव पर ब्रेक लग गया, लेकिन रोटेट कर सकती है। और जैसे ही फिक्स सपोर्ट में आए तो यहाँ पर ना मूव करेगी ना रोटेट करेगी, दोनों पर ही ब्रेक लग जाएगा। क्लियर है? ए सिस्टम ऑफ 3 फोर्स कैन एग्जिस्ट एट सच ए सपोर्ट 2 कंपोनेंट एंड ए मूवमेंट। देखिए इसका मतलब क्या है, इसने कहा कि इस जो सपोर्ट होगी फिक्स सपोर्ट, इस सपोर्ट में 3 फोर्स काम करेंगे आपके। कैसे 3 फोर्स काम करेंगे? देखिए सबसे पहले तो आपने हिंज सपोर्ट में कैसे रिएक्शन लगाई थी, हिंज सपोर्ट में आपने ऐसे रिएक्शन लगाई थी, आर है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है तो उसे कह दिया मैंने आर है। क्लियर? ऐसी तो लगाई थी। तो सेम वही रिएक्शन आपकी फिक्स सपोर्ट में लगेगी, किसी भी एंगल पर रिएक्शन हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। क्लियर है? ऐसे ही फिक्स सपोर्ट के बाहर से अंदर की ओर रिएक्शन लगाएंगे। फिर उसके कंपोनेंट लेंगे, जैसे पहले लिए थे एच ए और वी ए, जैसे पहले लिए थे ये एच ए आ गया आपका, ये वी ए आ गया और ये एंगल आ गया थीटा है आपका। ठीक है भाई? तो यहाँ से वही उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, एच ए वी ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एच ए वी ए की वैल्यू के बाद आर ए की वैल्यू निकालेंगे, वी ए स्क्वायर प्लस एच ए स्क्वायर, और थीटा ए आपका आ जाएगा tan इनवर्स वी ए अपॉन एच ए, tan इनवर्स वी ए अपॉन एच ए। क्लियर है? अब बात किसकी आती है जी? बात आती है आपकी तीसरे फोर्स की। तीसरा फोर्स क्या होगा? देखिए यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी काम करेगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ही लगाएंगे कि कितना काम करेगा, एम में। यहाँ पर हमेशा एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट काम करेगा, जिसे क्या कहेंगे, एम में कहेंगे। ये ध्यान रहेगा भाई आपके। तो ये हो गया आपका फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट में रिएक्शन ऐसे ही लगेगी जैसे हिंज सपोर्ट में लगती थी, लेकिन एक एक्सटर्नल मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज और काम करेगा। क्लियर है? तो चारों सपोर्ट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे देखिए टाइप्स ऑफ बीम की, कि बीम कितनी तरह के होते हैं। देखिए एक सबसे पहला आएगा सिंपल सपोर्टेड बीम, दूसरा आएगा कैंटिलीवर बीम, थर्ड आएगा ओवरहैंगिंग बीम, फोर्थ आएगा फिक्स्ड बीम, फिफ्थ आएगा कॉन्टिन्यूअस बीम और सिक्स आएगा प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। 6 तरह के बीम होंगे, वैसे और भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन जो मेन टाइप है वो 6 ही हैं। इन 6 के बारे में देखिए एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला आता है सिंपल सपोर्टेड बीम। ए बीम विच इज सपोर्टेड और रेस्टिंग ऑन द सिंपल सपोर्ट एट इट्स बोथ द एंड इज कॉल्ड सिंपल सपोर्टेड बीम। नाम से ही देखिए पता चल रहा है, ऐसा बीम जिसके एंड पर सिंपल सपोर्ट लगी हुई हो। कैसा बीम? जिसके एंड पर सिंपल सपोर्ट लगी हुई हो, वो क्या कहलाएगा, सिंपल सपोर्टेड बीम। नीचे आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा, यहाँ पर दोनों सपोर्ट एरो की फॉर्म में लगी हैं। जो कौन सी सपोर्ट है? ये है आपकी सिंपल सपोर्ट। तो इस बीम को मैं क्या कहूँगा, सिंपल सपोर्टेड बीम कहूँगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका सिंपल सपोर्टेड बीम। कौन सा? जिसमें दोनों एंड पर आपकी सिंपल सपोर्ट लगी हुई हो। सेकंड देखिएगा, सेकंड है कैंटिलीवर बीम। देखिए कैंटिलीवर बीम में क्या होगा, एक कैंटिलीवर बीम इज ए बीम डेट इज फिक्स फ्रॉम वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड। कैंटिलीवर बीम में एक एंड पर तो आपकी कैसी सपोर्ट लगी हुई होगी, फिक्स सपोर्ट लगी हुई होगी, और दूसरे एंड पर किसी भी तरह की कोई सपोर्ट नहीं होगी, दूसरा एंड आपका फ्री रहेगा। तो ऐसा बीम जिसके एक एंड पर फिक्स सपोर्ट लगी है और दूसरा एंड फ्री है, उसे कहेंगे कैंटिलीवर बीम। क्या कहेंगे जी? कैंटिलीवर बीम कहेंगे। थर्ड आता है आपका देखिए ओवरहैंगिंग बीम। देखिए ओवरहैंगिंग का मतलब क्या होता है? ओवर मतलब फालतू और हैंग मतलब लटका हुआ, यानी ऐसा बीम जो फालतू लटका हुआ हो वो कहलाएगा ओवरहैंगिंग बीम। ठीक है भाई? तो इन ए बीम इफ वन ऑफ इट्स एंड इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट इट इज नोन एज ओवरहैंगिंग बीम। जैसे कि आपने घरों में देखा होगा, घर में क्या होता है, घर में आपने देखा होगा कि भी एक दीवार यहाँ खड़ी कर दी, एक दीवार यहाँ खड़ी कर दी, और बाहर ये छज्जा निकाल देते हैं। इस तरह से निकालते हैं, नहीं निकालते हैं? तो जो छज्जा निकला हुआ है क्या, ये ओवरहैंगिंग है। क्लियर है? यानी इसमें जो सपोर्ट होगी वो एंड पर ना होकर बीच में लगी हुई होगी। हो सकता है कि आपके दोनों सपोर्ट भी कैसे हो, दोनों सपोर्ट बीच में हो, इधर भी ओवरहैंग हो, इधर भी ओवरहैंग हो। ओवरहैंग आपका दोनों तरफ से भी हो सकता है, एक तरफ से भी हो सकता है। तो ओवरहैंगिंग बीम में आपकी एक
या दोनों सपोर्ट इंटरमीडिएट होंगी, वो आपकी एंड पर नहीं लगी हुई होंगी, उस केस में हम क्या कहेंगे कि आपका बीम क्या है, ओवरहैंगिंग है। क्लियर है? तो ओवरहैंगिंग में आपके देखिए ये वाली सपोर्ट तो एंड पर लगी हुई है, लेकिन ये वाली सपोर्ट एंड पर नहीं है, ये क्या है, ये आपकी बीच में लगी हुई है, और ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक हिस्सा ये आपका लटका हुआ है, ये कहेंगे ओवरहैंगिंग बीम। इसे क्या कहेंगे भी, ओवरहैंगिंग बीम कहेंगे। ये दोनों तरफ से भी हो सकता है, जैसे मैंने डायग्राम बताया कि भाई इधर से भी ओवरहैंग, इधर से भी ओवरहैंग। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं बीम का। नेक्स्ट आता है आपका फिक्स बीम। देखिए नाम से पता चल रहा है फिक्स बीम, यानी ऐसा बीम जिस पर फिक्स सपोर्ट लगी हुई हो। फिक्स भी दोनों सिरों पर, अगर एक सिरे पर फिक्स है तो वो कैंटिलीवर हो जाएगा, और दोनों सिरों पर अगर फिक्स सपोर्ट लगी हुई है तो उसे क्या कहेंगे, फिक्स बीम कहेंगे। क्लियर है? तो ए बीम विच बोथ ऑफ इट्स एंड फिक्स और बिल्ट इन वॉल इज कॉल्ड फिक्स बीम। ऐसा बीम जिसके दोनों सिरे फिक्स सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, वो बीम आपका क्या कहलाएगा, फिक्स बीम कहलाएगा। नेक्स्ट आता है देखिए कॉन्टिन्यूअस बीम। देखिए कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। ठीक है ना, यानी जिस पर लगातार सपोर्ट लगी हुई है। लगातार का मतलब जिस पर दो से ज़्यादा सपोर्ट हो। अगर किसी भी बीम पर दो से ज़्यादा सपोर्ट लगी हुई होंगी उसे हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस बीम। क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस बीम कहेंगे। ए बीम हैविंग मोर देन टू सपोर्ट इज कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूअस बीम। ऐसा बीम जिस पर कितनी सपोर्ट लगी है, दो से ज़्यादा, मोर देन टू सपोर्ट लगी हुई है, हम उसे कहेंगे कॉन्टिन्यूअस बीम। द सपोर्ट एट द एंड आर कॉल्ड एंड सपोर्ट एंड ऑल द सपोर्ट आर इंटरमीडिएट सपोर्ट। यानी जो सपोर्ट आपके देखिए जैसे ए पॉइंट पर और सी पॉइंट पर जो सपोर्ट लगी हुई है, ये दोनों सिरों पर लगी हुई है, या मैं कह सकता हूँ कि एक सपोर्ट आपकी यहाँ भी होगी डी पॉइंट पर। तो जो ये ए और डी है, ए और डी वाली जो सपोर्ट है ये होगी आपकी एंड सपोर्ट, और बी और सी पर जो सपोर्ट लगी हुई है ये कहलाएगी आपकी इंटरमीडिएट सपोर्ट। ठीक है, यानी जो सिरों पर लगी हुई होगी वो क्या कहलाएगी आपकी, वो एंड सपोर्ट कहलाएगी, और जो आपकी बीच में लगी हुई है बीम के वो आपकी इंटरमीडिएट सपोर्ट कहलाएगी। इट मे और मे नॉट हैव ओवरहैंग। ये ओवरहैंगिंग भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? नहीं, ओवरहैंगिंग का मतलब ये सपोर्ट से बाहर भी लटका हुआ हो सकता है, जैसे इस तरह से भी एक सपोर्ट यहाँ गई, एक यहाँ गई, एक यहाँ गई, ये इतना हिस्सा ओवरहैंग हो गया। ठीक है नहीं, तो ये ओवरहैंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। तो कॉन्टिन्यूअस बीम इसे कहेंगे, मोटी मोटी सी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो कॉन्टिन्यूअस बीम आपका वो बीम है जिस पर दो से ज़्यादा सपोर्ट लगी हुई होंगी। क्लियर है? तो वो आ जाएगा आपका कॉन्टिन्यूअस बीम। जनरली आप देखेंगे कि बीम पर अगर फिक्स सपोर्ट, अगर कैंटिलीवर बीम है तो एक ही सपोर्ट होगी, वरना दो सपोर्ट होंगी, लेकिन कॉन्टिन्यूअस बीम में आपकी दो से ज़्यादा सपोर्ट होंगी। नेक्स्ट आता है देखिए आपका प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। देखिए ये भी कैंटिलीवर का ही टाइप है। कैंटिलीवर में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक सिरे पर फिक्स सपोर्ट लगी हुई हो और दूसरा सिरा फ्री हो तो उसे कैंटिलीवर बीम कहते हैं। इसमें आता है, इसमें प्रोप्ड वर्ड और जुड़ गया। ठीक है नहीं, प्रोप्ड का मतलब ये होगा कि एक सिरे पर तो लगी हुई होगी आपकी फिक्स सपोर्ट, और दूसरे सिरे पर आपकी हिंज सपोर्ट भी हो सकती है, रोलर सपोर्ट भी हो सकती है, हिंज भी हो सकती है, रोलर भी हो सकती है, और सिंपल सपोर्ट भी हो सकती है। देखिए ए प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम इज ए बीम विद वन एंड फिक्स एंड द अदर एंड प्रोवाइडेड विद सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट। यानी अगर कैंटिलीवर बीम में, जो कैंटिलीवर बीम मैंने आपको पढ़ाया था, उसका जो फ्री एंड होगा, उसके फ्री एंड में अगर हम सिंपल सपोर्ट लगा दें या रोलर सपोर्ट लगा दें या आपकी हिंज सपोर्ट लगा दें तो वो कैंटिलीवर बीम आपका क्या बन जाएगा, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम बन जाएगा। ठीक है भी, तो ये 6 टाइप थे। कुछ टाइप इसमें और भी आते हैं, देखिए एक दो टाइप में आपको बता देता हूँ। 7वां जो टाइप है आपका, अगर मैं दोनों सिरों पर क्या लगा दूँ, दोनों सिरों पर रोलर सपोर्ट लगा दूँ तो वो बीम आपका क्या कहलाएगा, वो बीम कहलाएगा बोथ एंड रोलर बीम। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है बोथ एंड रोलर बीम। वैसे तो 6 ही टाइप होते हैं मेनली, लेकिन फिर भी एक दो टाइप और आ जाता है, बोथ एंड रोलर बीम। बोथ एंड रोलर बीम का मतलब कि जिसके एक दोनों सिरे पर रोलर सपोर्ट लगी हो वो कहलाएगा बोथ एंड रोलर बीम। ये ऐसे भी हो सकता है कि एक सिरे पर आपकी रोलर सपोर्ट हो और दूसरे सिरे पर आपकी हिंज सपोर्ट हो, तो उसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे वन एंड हिंज एंड अदर एंड रोलर बीम। क्या कहेंगे, वन एंड हिंज एंड अदर एंड
वन एंड हिंज एंड अदर एंड रोलर बीम। तो इस तरह से भी हो सकता है, सपोर्ट के हिसाब से भी आप उसके नाम दे सकते हैं। या मैं दोनों सिरों पर क्या लगा दूं, दोनों सिरों पर हिंज सपोर्ट लगा दूं, तो वो बीम क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका बोथ एंड हिंज बीम। क्या कहलाएगा, बोथ एंड हिंज बीम। तो इस हम ये भी देख सकते हैं कि आपके बीम पर कौन कौन सी सपोर्ट लगी हुई हैं, और उन सपोर्ट के हिसाब से भी उसे और नाम दे सकते हैं। जैसे अगर दोनों सिरों पर रोलर सपोर्ट है तो वो आ जाएगा बोथ एंड रोलर बीम, दोनों सिरों पर हिंज सपोर्ट है तो वो आ जाएगा बोथ एंड हिंज बीम, और अगर एक रोलर है एक आपकी हिंज है तो उसे क्या कहेंगे, वन एंड हिंज एंड अदर एंड रोलर बीम। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। आज ये बीम का चैप्टर आपका जो है, जो थ्योरी वाला पोर्शन था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो हमने करा दिया। अगले लेक्चर में हम आपको इसके बीम के न्यूमेरिकल कराएंगे, बीम के न्यूमेरिकल के बारे में समझाएंगे कि किस किस तरह से हमें रिएक्शन निकालनी होती है। इसमें लोड दिया हुआ होगा, बीम दिया हुआ होगा और सपोर्ट दी हुई होगी। उस सपोर्ट को हमें रिएक्शन में कन्वर्ट करके उस रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अगला एक लेक्चर और लेंगे, इसका 6-7 न्यूमेरिकल इसके कराएंगे, जिससे कि आप रिएक्शन निकालनी अच्छे से सीख जाएं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो धन्यवाद बेटा।